Hey guys, welcome back you all Viewers Academy YouTube channel and in our online classes series ये हमारी सेकेंड यूनिट है दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोटिवेशन, लीडरशिप और बाकी के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, मैट्रिक्स वगैरह, ये सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम करेंगे हमारा मोस्ट एमर्जिंग न्यू कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक जो कि आपके अर्लियर सिलेबस में नहीं था, बट जो आज के करंट के जो पेपर्स या एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कॉमर्स के, फॉर एग्जांपल पीजीटी में मेनली, इवन नेट में भी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो पीजीटी एग्ज़ाम्स है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जिन्होंने 2019 और 20 का एग्ज़ाम दिया है तो उनको पता होगा इवन एक ही एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो इन न्यू कॉन्सेप्ट्स को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट डिज़र्विंग टॉपिक है ये, और मोस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसमें हम MBTI मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जिसमें से 2019 के एचटेट पीजीटी कॉमर्स के पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए, इसको डिस्कस करेंगे। ब्रिग्स 5 फैक्टर, हेनरी मिन्सबर्ग मैनेजमेंट रोल, ये क्वेश्चन तो भाई हेनरी जो मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन KVS, NVS और एचटेट में कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। विसल ब्लोइंग अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट शॉर्ट, बिल्कुल वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आया है। यहाँ से HPSC में भी क्वेश्चन आया है विसल ब्लोइंग का, और यहाँ से जो आपका एचटेट है वहाँ पे भी क्वेश्चन आया है। इवन 2020 में भी एक कॉन्सेप्ट थी स्ट्राइक्स के अगेंस्ट, एक क्वेश्चन विसल ब्लोइंग का आया था, और 19 में भी ये पूछा गया, और आरोही के पेपर में भी भाई ये क्वेश्चन आया। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटी सी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका पावर ऑफ अ लीडर। एक लीडर के पास क्या क्या पावर होती है, ये कॉन्सेप्ट नेट में भी पूछी जाती है और एचटेट में रेयर पूछी जाती है, बट पूछी जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पूरी वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर आपका थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको पूरा अच्छे से सुनिएगा एंड तक। देखिए, इसमें हम हेनरी मिन्सबर्ग के रोल विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, और फिर आगे आपका जो ब्रिग्स 5 फैक्टर्स है, इन सब को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पर्सनैलिटी के टाइप्स, विसल ब्लोअर, इन सब को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा कंटेंट रहेगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और अपनी कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें। साथ साथ आपको नोटिंग करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हेनरी मिन्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स। हेनरी मिन्सबर्ग ने एक मैनेजर्स के 3 रोल, मेनली वैसे 10 रोल दिए हैं, लेकिन इनको क्लासिफाई किया है 3 रोल में। ठीक है। और ये 3 रोल्स कौन कौन से हैं, भी एक मैनेजर के 3 रोल्स होते हैं: इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। यानी एक मैनेजर इंटरपर्सनल, जब वो पर्सन से पर्सन कॉन्टेक्ट करता है तो इंटरपर्सनल रोल उसको निभाने पड़ते हैं, जिसमें आपके ये 3 रोल हैं। अब ये तीनों रोल हैं क्या, इनको भी अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशनल रोल्स, जिसमें मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, यानी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से ईच एंड एवरी जो रोल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और डिसीजनल रोल में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, टोटल 4 रोल्स हैं। एग्जाम में बच्चे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि हेनरी मिन्सबर्ग के रोल में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो इन टोटल 10 रोल्स के साथ में एक एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया जाएगा, आपको वो फाइंड आउट करना है कि ये इंक्लूड नहीं है। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स में से कौन सा इंफॉर्मेशनल रोल नहीं है, कौन सा डिसीजनल रोल नहीं है, कौन सा इंटरपर्सनल रोल नहीं है। टोटल कितने रोल्स हैं? 10 है, क्लासिफाई किए गए हैं 3 रोल्स में।
ओके, तो कॉन्सेप्ट को पूरा करने के बाद आप इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। आपको इजीली समझ में जब एक एक कॉन्सेप्ट आ जाती है तो वो चीज़ हमको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी मिन्सबर्ग की जो ये रोल्स हैं ये पब्लिश किए थे 10 मैनेजमेंट रोल इन्होंने अपनी एक बुक में, जिसका नाम था मिन्सबर्ग मैनेजमेंट, मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेस से हिस्ट्री से कीजिएगा। ठीक है, तो हेनरी मिन्सबर्ग ने एक बुक अपनी पब्लिश की जिसका नाम था मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट, और इस बुक में इन्होंने दिया स्ट्रेंज वर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इन्होंने ये मैनेजरियल रोल्स दिए थे। 1990 में इन्होंने ये बुक अपनी पब्लिश की थी। ओके, सो चलिए अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर हम बात करें इंटरपर्सनल की, तो देखिए इंटरपर्सनल और क्या होता है। इंटरपर्सनल होता है जो पर्सन टू पर्सन 1 पर्सन 2 के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जब हम अपने आप से ही, अपने अंदर से अपनी इन्फॉर्मेशंस या अपने अंदर से ही बात कर रहे हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, या फिर अपनी इवैल्यूएशन खुद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है जब हम किसी भी अदर पर्सन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। ओके, इंटरपर्सनल रोल में फर्स्ट है फिगर हेड। फिगर हेड, आपको यहाँ से ही सिर्फ हेड को देखना है। ये जो है यहाँ पर ये बोला गया कि एक मैनेजर एक हेड होता है, एक ऐसी पोजीशन पर होता है कि सभी अथॉरिटीज़ या फिर उसके पास में डिसीज़न लेने की पावर्स होती है। ठीक है, कई बार मैनेजर्स के पास में हेड तो बना दिया जाता है उसे, ऐसी पोजीशन पर तो वो होता है, बट उसके पास रियल पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, वो नाम मात्र का अध्यक्ष या नेता होता है। ठीक है, तो क्योंकि रियल पावर है ऑनर्स के पास उस टाइम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो फिगर हेड है वो क्या है, जहाँ पर मैनेजर है वो एक टाइप से हेड है, यहाँ पर हेड लास्ट वर्ड को लेकर चलेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबल है, हेड है और रिस्पॉन्सिबल है। किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल है भाई? रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑफिशियल एंड सोशल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, जो भी उसको ड्यूटीज़ दी गई हैं उसके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल है। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। इंटरपर्सनल का नाम आते ही क्या मतलब है कि वहाँ पर वो एक हेड की भूमिका निभा रहा है, मैनेजर अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करेगा और एक अच्छे रिलेशन बनाएगा पीयर्स के साथ में। अपने पीयर्स होता है जो साथ में काम करने वाले हैं, उसके कलीग्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स के साथ में जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। यू कैन बिकम अ गुड रोल मॉडल बाय बीइंग एम्पैथेटिक एंड कंपेंसेट। यहाँ पर मैनेजर एक अच्छा रोल मॉडल बन सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए अगर वो एम्पैथेटिक है। तो एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होता है भाई? सिंपैथी गेन करना, सहानुभूति, सिर्फ दूसरे को दिलासा देना। एम्पैथी होता है जब हम रियल फीलिंग करते हैं कि अगर हम इसकी जगह होते तब क्या होता, और उस टाइप से आप उसको सजेशन दे रहे हो। एम्पैथेटिक हमेशा सिंपैथी से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। और उसको कंपेंसेट करना यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए एक अच्छा रोल मॉडल यहाँ पर बन सकता है एक मैनेजर फिगर हेड में। तो अगर हम बात करें फिगर हेड की, तो देखिए फिगर हेड का मेन तो ये है कि एक हेड होता है यहाँ पर मैनेजर, और रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर उसका मेन मोटिव रहता है कि इंटरपर्सनल रिलेशन में वो अच्छे रिलेशन बना सके अपने पीयर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स की कंसर्न करके, ड्यूटीज़ को फुलफिल करके, ताकि एक फ्यूचर में वो एक अच्छा लीडर बन सके। तो अब देखिए सेकंड है लीडर। लीडरशिप की थ्योरीज और लीडरशिप का लेक्चर करने के बाद लीडर का मीनिंग क्या होता है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि लीडर वो होता है अ लीडर हु कैन लीड अदर्स, जो दूसरों को लीड कर सकता है, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो वही लीडर है। तभी फॉलोवर उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एक लीडर की भूमिका भी निभाता है एक मैनेजर इंटरपर्सनल रोल में। और फिर थर्ड है भाई लेजन।
लिजन क्या होता है? लिजन क्या है? ए मैनेजर हैज़ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स। एक टाइम पर एक मैनेजर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग भूमिका अदा करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करनी पड़ती है, एज वेल एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास भी उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता बता देती हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी टाइम पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ। शेयर होल्डर होते हैं जो ऑनर होते हैं कंपनी के, और स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन वो सभी पार्टीज जिनका एक कंपनी में हित होता है, इंटरेस्ट होता है, उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी आती है, इसमें पीपल्स भी आते हैं, इसमें कंज्यूमर्स भी आते हैं। सभी पार्टीज़ जो कि कैसे ना कैसे ही आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, वो सभी स्टेक होल्डर की कैटेगरीज में आती है। तो लेजन का मतलब है, यहाँ पर लेजन का मतलब है कि एक मैनेजर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है सभी पार्टीज़ के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रोल हमने किए इंटरपर्सनल के। फर्स्ट हमारा था फिगर हेड, जिसमें एक हेड की भूमिका निभाएगा, और सेकंड हमारा था लीडर, जिसमें इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा सबऑर्डिनेट को, और लेजन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम जब इंफॉर्मेशनल रोल अलग से ही है तो लेजन में भी वही काम है, तो इसको इंक्लूड क्यों किया गया इंटरपर्सनल में? बिकॉज जब हम पर्सन टू पर्सन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर्स है, उसको भूमिका अदा करनी पड़ती है, रोल्स निभाने पड़ते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करनी होती है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ये रोल भी कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल, क्योंकि वो अपने आप से तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, ये अदर्स के साथ ही कर रहा है, तो इसीलिए ये रोल भी यहाँ आएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए आपका इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर के नाम से ही देखो, एक क्लास में जो मॉनिटर होता था उसका काम क्या होता है? मॉनिटर करना, यानी कि स्कैनिंग करना, यानी कि सुपरविज़न करना कि क्या चीज़ें हो रही हैं एनवायरनमेंट में और क्या नहीं हो रही। तो मॉनिटर के रोल में यहाँ पर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट करेगा, मार्केट से डाटा कलेक्ट करेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेगा, यानी मार्केट में क्या कितना चल रहा है, कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन का अगर वो मार्केट स्कैनिंग या मॉनिटरिंग नहीं करता तो उस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, ये रोल। और यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा? मार्केट को अच्छे से एक्सेस करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेगा, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करेगा और अपने कॉम्पिटिटर पर एडवांटेज ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाता है, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ठीक है, और स्वॉट एनालिसिस भी यहीं पर ही यूज़ होता है मेनली। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेट करता है मैनेजर। फिर डिसेमिनेटर में होता है, यहाँ पर कम्युनिकेट करता है यूजफुल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टीम मेंबर्स के साथ में। डिसेमिनेटर में अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने टीम मेंबर्स के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करता है, न कि एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ में। उनकी फीडबैक, उनके आइडियाज़, उनके व्यूज़ भी कलेक्ट करता है। ठीक है, और स्पोक्स पर्सन में, यानी जितना भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यहाँ मार्केट से इंफॉर्मेशन है, यहाँ टीम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, और यहाँ एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ है, लाइक सप्लायर्स है, लाइक गवर्नमेंट है, लाइक कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, ये इंटरनल पार्टीज़ के साथ अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो डिसेमिनेटर, अगर एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो स्पोक्स पर्सन। ठीक है, स्पोक्स पर्सन। तो यहाँ पर देखिए, दिस कुड बी फॉर PR, यानी पब्लिक रिलेशन के पर्पज से हो सकता है, और पब्लिक रिलेशन बहुत ही एफिशिएंट टूल है प्रमोशन का। ठीक है, एड्रेसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, डीलिंग विद सप्लायर्स, यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ योर कंपनी ब्रांड इमेज टू बिकम अ सक्सेसफुल स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब जो बातें करेगा, स्पोक्स का मतलब स्पीक, ऐसा करके याद कर सकते हो आप।
और एक्सटर्नल पार्टीज के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंपनी के बारे में बताएगा, क्योंकि इंटरनल पार्टीज को तो पता ही है। तो यहाँ पर स्पोक्स पर्सन मतलब एक्सटर्नल पार्टीज को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा, कंपनी की फीडबैक लेगा। तो स्पोक्स पर्सन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, डिसेमिनेटर इंटरनल, और मॉनिटर करना मार्केट को। तो सारा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो डाटा है वो इंफॉर्मेशनल रोल में आ जाएगा। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल्स देखिए क्या है। डिसीजनल रोल्स हैं हमारे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं एक मैनेजर के, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट और की फैक्टर इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए डिसीजन रोल्स में फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी। उद्यमी मतलब जो रिस्क लेता है, जो इन्वेंशन करता है, जो इनिशिएटिव लेता है कुछ भी, और पैसा इन्वेस्ट करके उसमें से प्रॉफिट कमाना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना रिसोर्स का, ये सारे फीचर होते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के। तो देखिए यहाँ पर एक मैनेजर है, वो इनिशिएटिव लेगा, एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और आइस ब्रेकर और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने बिजनेस को रिस्क से डाइवर्ट करते हुए सक्सेस की ओर लेकर जाता है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद है आपका डिस्टर्बेंस हैंडलर। एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम है कि यहाँ पर डिसीजन, अगर देखो डिसीजन ना ही तो कॉन्फ्लिक्ट में लिए जा सकते हैं जब डिस्प्यूट्स हों एक ऑर्गेनाइजेशन में, झगड़े हों, और ना ही बिल्कुल शांत में। तो डिसीजंस जब डिस्टर्बेंस हो, एक हेल्दी डिस्टर्बेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ज़्यादा ना हो, वो ओवर ना हो, और उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करने का काम भी करता है मैनेजर, तभी वो डिसीजन लेगा। क्योंकि उसके किसी डिसीजन से अगर एक टीम यस है तो एक टीम उस पर नो करेगी, यानी कोई जो टीम है वो एक्सेप्टेंस देती है डिसीजंस को, तो अदर टीम अनएक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस हैंडलर का जो काम है, या फिर रिसोर्स बांट रहा है तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। डिस्टर्बेंस किसी भी स्टेप पर हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर चाहिए किसको? यहाँ पर मैनेजर को चाहिए कि वो डिस्टर्बेंस को हैंडल करे। डिस्टर्बेंस हैंडलर इंश्योर दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। नाम से ही है कि डिस्टर्बेंस हैंडल करके सब चीज़ें स्मूथली इजी वे में कैरी करके चलना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर मैनेजर्स की, कि मेंटरिंग करना सेशन को, आइडेंटिफाई करना एरियाज़ को, और एड्रेसिंग करना गैप्स टीम वर्क में, कि टीम वर्क में किन दो मेंबर्स के बीच में अगर डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उनको एड्रेस करना, उस गैप को रिमूव करना। थर्ड इज रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर मतलब जितने भी संसाधन हैं वो बांटना, वो वितरित करना, उनका आवंटन करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स के पास। ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट को फाइनेंस ज़्यादा दिया, दूसरे को कम दिया। तो यहाँ पर मैनेजर्स रिसोर्स एलोकेटर की भूमिका भी निभाता है। फंड एलोकेट करता है, कॉस्ट कटिंग करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स किसको कितना, मटेरियल किसको कितना इक्वल प्रोपोर्शन में देना है, या फिर किसी डिपार्टमेंट की भूमिका ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिसोर्स एलोकेटर की भूमिका भी निभाएगा मैनेजर्स। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका मैनेजर का रोल नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है? ये हमारे एचआरएम में कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक कॉन्सेप्ट आएगी, वहाँ पर इजीली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेगोशिएटर होता है अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन, मतलब बातचीत करना आपस में और सुलझारा करवा देना किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं नेगोशिएट करना, यानी बातचीत से हल निकालना बेसिकली। तो यहाँ पर नेगोशिएटर की भूमिका अदा करता है मैनेजर्स, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो नेगोशिएशन के थ्रू टीम मेंबर्स के बीच में उनको दूर करके विन विन आउटकम, यानी कि जिसमें दोनों की ही जीत हो। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट हम कॉमर्स में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर ओनर है और यहाँ पर एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई चाहते हैं कि उनका सैलरी, उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनका बोनस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो। यहाँ पर ओनर चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो मैनेजर्स क्या करता है, बीच में इन दोनों के बीच में नेगोशिएटर की भूमिका अदा करता है, और बोथ पार्टीज क्या हो, विन विन की सिचुएशन हो, कि इनको अपना प्रॉफिट का भी इक्वल पार्ट मिले और इनको अपना रेम्यूनरेशन भी पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट मिले। इसीलिए विन विन की सिचुएशन है वो क्रिएट करता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर नेगोशिएटर की भूमिका अदा करता है मैनेजर टू रीच अ फेवरेबल आउटकम ऑफ फॉर बोथ पार्टीज, ताकि डिस्प्यूट्स भी ना हो और दोनों पार्टीज को जो भी आउटकम्स चाहिए वो उनको मिल जाए। द रोल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर मैनेजर बिकॉज यू हैव टू कंसिडर यूर टीम बेस्ट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को जो पूरा हमने कर लिया, क्योंकि देखिए नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर चीज़ में बोलती हूँ कि नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लासेस या स्कूल टाइम में थे तब आप नोट्स बनाते थे और वो कॉन्सेप्ट हमको कितनी हमारे माइंड में अच्छे से याद रहती थी, ये आपको पता है। बट जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं, वी डिपेंड ऑन सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़, और हम नोट्स बनाने की जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जबकि जो नोट्स है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है हर एक एग्ज़ाम में। इवन आप 5 डेज़ में भी किसी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास अपने नोट्स बिल्कुल बेस्ट हैं। और नोट्स आप हमेशा कैसे बनाएं कि चार्ट की फॉर्म में बनाएं और जितना आपने पढ़ा है वो सारा आपका एक ही चार्ट में कंक्लूड हो जाए, आप इस टाइप से नोट्स बनाएं। तो इस कॉन्सेप्ट में डिसीजन वाले जो रोल्स हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर लोगे कि रिसोर्स एलोकेट करने का, नेगोशिएट करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट 2 रोल्स हैं वहाँ पर बच्चों को दिक्कत आएगी, तो उसको मैं एक नोट्स के थ्रू इन अ ईजी वे एक ही लाइन में सभी रोल्स को डिफाइन करते हुए एक चार्ट के थ्रू कवर करवा देती हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए ये है आपके हेनरी मिन्सबर्ग के 2 रोल्स जिसमें इंटरपर्सनल रोल्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल रोल्स में आपका फर्स्ट रोल है फिगर हेड का। यहाँ पर हेड होता है, हेड की भूमिका निभाता है, यहीं से चलिए। रिस्पॉन्सिबल है ऑफिशियल और सोशल ड्यूटीज़ के लिए। और लीडर में जो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। लेजन जो एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन वेरियस डिपार्टमेंट और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर इंटरनल जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशनल है तो सारा इंफॉर्मेशन का काम होगा। यहाँ पर जब इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, स्पोक्स पर्सन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सटर्नल पार्टीज को बताया जाएगा, क्योंकि स्पोक्स पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ एक्सटर्नल पार्टीज के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। और मॉनिटर जो कि फर्स्ट फंक्शन था, मॉनिटर में जब इंफॉर्मेशन गेट करेगा, डाटा गेट करेगा, ऑब्टेन करेगा मार्केट से एक मैनेजर, तो इसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग करना। क्लियर है, यहाँ मार्केट से इंफॉर्मेशन हो रही है गेट, और या कम्युनिकेशन हो रहा है, डाटा लिया जा रहा है, और यहाँ पर इंटरनल पार्टीज में, टीम मेंबर्स में, और यहाँ पर एक्सटर्नल पार्टीज में। यहाँ एक हेड की भूमिका निभा रहा है, यहाँ इंस्पायर मोटिवेट कर रहा है, और यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज के साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज वो इंटरपर्सनल रोल्स निभा रहा है। क्लियर है बात? तो देखिए इस चार्ट से आपकी कितनी बड़ी कॉन्सेप्ट एक इजी वे में हो गई। तो आप अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कॉन्सेप्ट है भाई वो है MBTI। ये कॉन्सेप्ट न्यू है, लेकिन हम इसको बिल्कुल ऐसे वे में करेंगे कि आपको ये लगे कि ये बिल्कुल न्यू नहीं है, इन अ ईजी वे कि आपने पहले इसके बारे में पढ़ रखा है, कुछ आपको रिलेटेबल लगे, इस व्यू में हम आपको ये कॉन्सेप्ट है कराएंगे। तो देखिए मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, पहले हम एक शॉर्ट व्यू लेंगे इस पूरी कॉन्सेप्ट का विद आवर नोट्स, बिकॉज नोट्स के बिना तो देखिए काम चलता नहीं। नोट्स से ही हम इसका एक पूरा शॉर्ट व्यू लेंगे जिसमें आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी इन शॉर्ट व्यू में, फिर हम इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो देखिए मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं, आप ये समझिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी का नाम है हाउ टू मेजर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये इस मूवी का नाम है। तो यहाँ 2 फैक्टर होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, 2 टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट में आपकी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, या किस किस राइटर ने क्या क्या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में थ्योरीज दी हैं, उन सबको यहाँ कोई डिस्कशन नहीं होगा, किसी भी टाइप का डिस्कशन उसके रिगार्डिंग यहाँ नहीं होगा, बिकॉज वो आपके CDP में भी आती है कॉन्सेप्ट, और उसके रिगार्डिंग हमारे मैनेजमेंट में एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। बट
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेज़र पर्सनैलिटी, कि हम हमारी पर्सनैलिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रिग्स 5 फैक्टर और MBTI, ठीक है, 2 मेथड होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए। ब्रिग्स 5 फैक्टर ब्रिग ने दिए और इसमें 5 फैक्टर्स का नाम है पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइटनेस, एग्रीबलनेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, ये हाई और लो हो सकते हैं। फिर उसके बाद MBTI क्या है? MBTI है मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है MBTI किसके लिए है? पर्सनैलिटी को मेज़र करता है, ठीक है, या पर्सनैलिटी को मेज़र करने वाला टेस्ट कौन सा है? MBTI। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए डिफरेंट सिचुएशन में, ताकि डिफरेंट टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो बाहर आ सके, उसको हम देख सके, रिजल्ट्स मिले हमें डिफरेंट टाइप्स की पर्सनैलिटी के। और इनको कंक्लूड किया गया 4 कैटेगरी में, और फिर लास्ट में जो ये 100 क्वेश्चन से जितने टाइप की पर्सनैलिटी आई इसको 6 टाइप्स में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये फिल्म का आपका फर्स्ट सीन था आपकी मूवी का। वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, अब इसमें जो फर्स्ट मूवी जो हमने फर्स्ट सीन देखा उसी का ही पार्ट की ब्रिग्स 5 फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो ब्रिग्स 5 फैक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो फर्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें वो पर्सनैलिटी वाले पर्सन आते हैं जो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, जो हर चीज़ ओपनली करना चाहते हैं, शाई नहीं फील करते, क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, इनिशिएटिव, कुछ भी नया करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है, यानी अपने आप को बांध के नहीं रखते, वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं जिससे उनको रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। और अब इसकी बात करूं हाई और लो की, तो हाई में ये चीज़ें सभी हाई होती हैं, लो में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड है, लेस क्रिएटिव है, लेस इनिशिएटिव है। तो उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा बिकॉज आप पीजी पास किए हुए स्टूडेंट्स हो, मेच्योर हो, तो हाई लो का मीनिंग आपको पता होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट को जानबूझकर खींचना नहीं है, ठीक है, बस हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क दोनों का ही सहारा लेके हमारे एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो ये हो गया आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सेकंड है कॉन्साइटनेस, इसको कॉन्शियसनेस भी बोल देते हैं कई और कॉन्साइटनेस भी बोल देते हैं। तो देखिए कॉन्साइटनेस का में क्या क्या आता है, जो पर्सन हर वक्त एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सो जाना, यानी कि ऑफिस टाइम पर इस टाइम जाना है, परफेक्ट पोस्चर, परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस हर चीज़ के लिए रखते हैं, ठीक है, जो डिसिप्लिन होते हैं, जो केयरफुल होते हैं, जो प्लान होते हैं, जो ऑर्गेनाइज होते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, एक परफेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं। ये पर्सन राशनल होते हैं। राशनल होता है जो विवेकपूर्ण सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते। थर्ड है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब जल्दी ही एग्री कर जाते हैं हर बात से, यानी कि ज़्यादा प्रिंसिपल्स अपने पर नहीं अड़े रहते, रूड नहीं होते, जल्दी ही एग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई, अगर तूने ऐसे कहा है चलो इस मेथड से नहीं है, चलो ये कर लेंगे, यानी इट्स ओके टाइप लोग, कोई नहीं टाइप कि कोई नहीं कर लेंगे, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो एग्रीएबलनेस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग क्या होते हैं? कोऑपरेटिव होते हैं, ट्रस्ट करते हैं दूसरे पे, तभी तो उसका जो मेथड है वो फॉलो करने के लिए एग्री हो जाते हैं। गुड नेचर के, फ्रेंडली होते हैं, कंट्रोल होता है उनका अपने इमोशंस पर, इमोशंस में जल्दी नहीं बहते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके साथ हम कितना ही मजाक कर लें या कितना ही कुछ भी रूड बोल दें, वो कहेंगे अरे कोई नहीं कोई नहीं, और कुछ होते हैं जिनको छोटी छोटी बात भी पिंच कर जाती है। तो ये लोग होते हैं एग्रीएबलनेस कैटेगरी में, जो इमोशंस पर अपने कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाकी के 2 टाइप्स हैं भाई, एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म। एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन
आई थिंक सबको ही पता होगा। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट जो थोड़े से शाई होते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इंट्रोवर्जन नहीं दिया गया। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, कौन सा ब्रिक्स 5 फैक्टर में इंक्लूड नहीं है? यहाँ पर आएगा न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, कॉन्साइटनेस, एग्रीएबलनेस और इंट्रोवर्जन। अब बच्चों को लगेगा भाई पर्सनैलिटी का टाइप तो इंट्रोवर्जन भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर एक्सट्रोवर्जन ही दिया है ब्रिक्स ने अपने 5 फैक्टर में। यस, इसका हाई लो करेंगे हम तो हाई बन जाता है आपका एक्सट्रोवर्जन और लो बन जाता है आपका इंट्रोवर्जन। लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम के साथ पूछा जाए तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन नहीं है, या इसके अलावा कुछ और ऑप्शन आ जाता है तो आपको उसी को ही टिक करना कि ये टाइप नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन टाइप है आपके ब्रिक्स 5 फैक्टर के। क्लियर है बात? देखिए, फर्स्ट है पीपल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बातूनी टाइप के लोग होते हैं, घबराते नहीं, हिचकिचाते नहीं, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, ये चाहते हैं कि सब लोग उनके बारे में पूछें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बनना चाहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है। और न्यूरोटिसिज्म जो है, अब देखो इस टाइप के जो लोग हैं ना, उनको लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो चाहते हैं कि हम हर वक्त लोगों से मिलें, लोगों से बातचीत करें, घर पर तो वो कैद होके रहना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो न्यूरोटिसिज्म में देखो फर्स्ट है एंजाइटी, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, एंगर, डिप्रेशन, ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जल्दी चल जाते हैं, यानी ये फीलिंग पर ज़्यादा मतलब इमोशनल लोग ज़्यादा होते हैं, ये जल्दी ही गुस्सा कर जाते हैं, जल्दी ही डिप्रेस हो जाते हैं, जल्द ही इमोशनल हो जाते हैं, अनस्टेबल टाइप के लोग होते हैं, ज़्यादा इनको बातें पिंच करती हैं। तो हाई टेम्पर में देखो डिसीज़न है, ये हाई टेम्पर लोग होते हैं, जल्दी ही डिसीज़न ले लेते हैं और जल्दी ही ये एंग्री भी हो जाते हैं, जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। तो ये अगर मैं करूँ इसमें हाई, तो हाई मतलब जो सारी बैड क्वालिटीज़ हैं कि एंगर, डिप्रेशन, जल्दी ले लेते हैं, बात को पिंच कर लेते हैं, ठीक है। और लो में यानी कि जो शांत होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो ये सभी आपके ब्रिक्स 5 फैक्टर्स के 5 फैक्टर्स थे जिनको हमने अच्छे से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। ओके, अब इसी मूवी के 3rd पार्ट पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको MBTI का फुल ओवरव्यू देखने को मिलेगा। देखिए, MBTI फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन, क्या ये न्यू कॉन्सेप्ट है या ओल्ड कॉन्सेप्ट है? तो मैं बता दूं कि ये आपकी कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। कार्ल जंग ने साइकोलॉजिकल थ्योरी दी थी अपनी, और इसकी बुक थी साइकोलॉजिकल टाइप्स, उसमें ये थ्योरीज पब्लिश की थी इन्होंने। और इन्हीं साइकोलॉजिकल थ्योरी से बाप बेटी यानी कि कुक ब्रिक्स और इसेबल ब्रिक्स मायर्स, जो दोनों फादर और डॉटर हैं, इन दोनों ने, कैथरीन कुक ब्रिक्स एंड इसेबल ब्रिक्स मायर्स, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने यहाँ पर पर्सनैलिटी की थ्योरी डेवलप कर दिया, या इस साइकोलॉजिकल थ्योरीज को पर्सनैलिटी की थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इन्होंने US से ये दोनों बिलोंग करते हैं, अर्ली मिड 20th सेंचुरी में ये थ्योरी अपनी दी, ठीक है, कुछ चेंज किए अर्लियर कॉन्सेप्ट में, तो ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। और फर्स्ट हैंडबुक इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुई थी 1944 में, और इसके लिए इन्होंने क्वेश्चनायर मेथड है वो फॉलो किया, जिसमें इन्होंने 100 क्वेश्चन बनाए थे। उन 100 क्वेश्चन से डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पर्सन पर अप्लाई किया, तो टोटल 16 आपके जो टाइप्स हैं भाई वो निकल कर आए थे पर्सनैलिटी के, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चनायर जो रिसर्च मेथड है भाई उसको फॉलो किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर MBTI में, अब MBTI का ही 3rd जो हमारा मूवी का सीन चल रहा है, उसी में ही MBTI 4 कैटेगरी, जिसमें एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग, ये 4 कैटेगरीज दी।
ऑब्लिक इसलिए लगा रखा है कि कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट नहीं होगा, और इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। सेंसिंग है तो इंट्यूशन नहीं है, इंट्यूशन है तो सेंसिंग नहीं है। थिंकिंग फीलिंग में से एक, जजिंग परसीविंग। इन सभी कैटेगरीज में क्या मतलब है इनका, इनके कोड क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए 4 तो कैटेगरी दी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा 4 कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं है, और इनके कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रोवर्जन को ई से, इंट्रोवर्जन को आई से, सेंसिंग को एस से, इंट्यूशन को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, थिंकिंग को टी से और फीलिंग को एफ से, जजिंग को जे से और परसीविंग को पी से। कोड्स प्लस में 16 टाइप्स फ्रॉम दिस, और इन्हीं से ही 16 टाइप्स बने पर्सनैलिटी के। ये 16 टाइप्स कैसे बने मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये कोड लिख लिए मैंने दोनों। अगर मान लीजिए किसी की पर्सनैलिटी ESTZ है, यानी एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, सेंसिंग है, थिंकिंग है, जजिंग है, तो वो वेल ऑर्गेनाइज होगा। ये एक पर्सनैलिटी का टाइप बना दिया, इसमें जो लोग आते हैं उसको इस कैटेगरी में रख दिया। फिर उसके बाद मान लीजिए एक पर्सन है, उसमें IN यानी कि इंट्रोवर्जन और इंट्यूशन, और TJ यानी थिंकिंग और जजिंग, ये 4 फैक्टर हैं, यानी कि यहाँ से, तो इन्हीं से ये 16 टाइप बने हैं। नेक्स्ट यहाँ से हो सकते हैं ESFN से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके कई टाइप वो यहाँ से इन फैक्टर से हो सकते हैं, या ये फैक्टर पूरा हो सकता है। इस टाइप से ये कोडिंग्स के थ्रू ही बने हैं। तो जो पर्सन जिनके पास में आपका INTJ है वो क्या होंगे, विजनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड लोग होंगे, क्योंकि वो इंट्रोवर्जन है, ठीक है, इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं, अपनी गट फीलिंग पर बिलीव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका थिंकिंग, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, जजिंग होते हैं, तो ये क्या होंगे, विजनरी होंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट तो है नहीं, बाहर लोगों के साथ तो इनका घुलना मिलना है नहीं, तो ये खुद से कुछ ना कुछ कल्पना के थ्रू ही क्रिएटिवनेस, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, इसीलिए ये विजनरीज हैं। इस टाइप से 16 टाइप्स हैं पर्सनैलिटी के बने हैं। क्लियर है बात। अब देखिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट ये सभी टाइप्स में क्या क्या फीचर्स हैं कैटेगरी में। तो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन तो सबको पता है, अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगी। सेंसिंग और इंट्यूशन का देखते हैं। तो देखिए सेंसिंग होता है जो पर्सन सीक्वेंशियली, ऑर्डर वाइज, हर चीज़ डिटेल में, हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्डर में इनको चाहिए, सेट चाहिए, ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इंट्यूशन जो कुछ भी समझ में आए वो रैंडमली कर लेते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें ऑर्डर वाइज हो, इनकी रैंडमली ये कर लेते हैं कुछ भी, कोई स्पेसिफिक अप्रोच ये नहीं लगाते। ब्रॉड व्यू, हर चीज़ को ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं, डिटेल व्यू में नहीं देखते कि मोटा मोटा ये चीज़ें हैं और ये ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है, हो जाएगा ये काम। तो ये होते हैं इंट्यूशंस टाइप के जो लोग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है थिंकिंग। तो जो लोग थिंकिंग कैटेगरी में आते हैं वो लॉजिकल होते हैं, रीजनिंग पर विश्वास रखते हैं, मतलब हर चीज़ लॉजिक से, हर चीज़ रीजनिंग से, इनको ये लगता है कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, ठीक है, वी डू वी गेट। फीलिंग वाले लोग क्या होते हैं, फील पे ट्रस्ट करते हैं, लॉजिक के थ्रू नहीं जाते, कि उनकी जो गट फीलिंग कि भाई मेरा तो मन ये चीज़ करने को नहीं मान रहा या दिल नहीं मान रहा, वो वाले लोग होते हैं फीलिंग वाले, किस्मत या लक के भरोसे रहते हैं। फिर है जजिंग और परसीविंग। जजिंग में जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, पावर ओरिएंटेड जो लोग होते हैं, ठीक है, और जो ये चाहते हैं कि इस काम को एक पर्टिकुलर वे से ही किया जाए, इसी मेथड से ही किया जाए। जबकि परसीविंग वाले लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर एक मेथड काम नहीं किया तो दूसरे तरीके से कर लेंगे काम को, स्पॉन्टेनियस एट अ टाइम डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये होता है आपका परसीविंग। क्लियर है बात। तो ये थी आपकी टोटल 4 कैटेगरीज जिसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब आपकी जो ये मूवी है उसी के ही हम, जो हमने ये स्टार्ट की पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है, उसी के फर्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में बताया था। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि हम पर्सनैलिटी को कैसे मेजर करते हैं। ब्रिक्स 5 फैक्टर से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है, कंसाइटनेस क्या है, एग्रीबलनेस क्या है, एक्सट्रोवर्जन क्या है, न्यूरोटिसिज्म क्या है, MBTI क्या है, किसने दिया, कार्ल जंग ने पहले एक थ्योरी बनाई थी साइकोलॉजिकल, फिर मायर्स ब्रिग्स
और जो ब्रिक्स हैं यानी फादर डॉटर, बाप बेटी की एक जोड़ी थी, उन्होंने ये थ्योरीज है इसको कन्वर्ट कर दिया MBTI में, पर्सनैलिटी थ्योरी में। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच टेस्ट मेजर द पर्सनैलिटी MBTI। ठीक है, कितनी कैटेगरी हैं? 4 कैटेगरी हैं। चारों कैटेगरी के नाम, उनका मीनिंग, उनके अंदर क्या आती है, कोड से 16 टाइप्स बन गए, क्वेश्चनायर मेथड को अपनाया। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता और ना ही इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। इट्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ब्रिक्स 5 फैक्टर, हेनरी मिन्सबर्ग और MBTI, ये पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है आपको इजीली 6 से 7 स्लाइड्स में विद नोट्स के साथ में क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना काम कीजिए और देखो इसमें आपको कुछ ज़्यादा रिमाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सब चीज़ें आपको बाय इट्स नेम, देखो मैनेजमेंट में, HRM में और मार्केटिंग में मैं ये कहूँगी कि आप हर चीज़ बाय नेम से करेंगे ना, उसको नाम को समझ के और फिर उस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो आपको वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप इसमें MBTI को अब हम कर लेते हैं एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स में। ठीक है, विद स्लाइड्स के थ्रू। तो MBTI की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक क्वेश्चनायर मेथड है, यहाँ पर एक क्वेश्चनायर मेथड है वो फॉलो किया गया डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस के थ्रू कि कैसे जो लोग हैं वो परसीव करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ड को कैसे डिसीजन लेते हैं। पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप्स आए जिसमें ये देखिए ये चारों कैटेगरीज दी गई हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं और यहाँ पर 4 लेटर्स से, कोड से पर्सनैलिटी बनाई, जैसे INFJ। अब आप बताइए क्या है? I फॉर इंट्रोवर्जन, N फॉर यहाँ पर इंट्यूशन और F फॉर फीलिंग, J फॉर जजिंग। ठीक है, किसने क्रिएट की? तो कुक ब्रिक्स ने की थी, उसकी डॉटर पहले कुक ब्रिक्स और उसकी डॉटर्स ने, जिसका नाम था इसेबल ब्रिक्स मायर्स, इसीलिए इसको ब्रिक्स एंड मायर्स जो थ्योरी है वो बोलते हैं। ब्रिक्स एंड मायर्स टाइप, मायर्स एंड ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर बोलते हैं। 20th मिड सेंचुरी में की थी, पर्सनैलिटी की थ्योरी की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें इन सभी स्लाइड्स को आप कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपके ब्रिक्स और ये है इसेबल ब्रिक्स मायर्स, तो इन दोनों ने ही ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रिक्स बिगेन हर रिसर्च इनटू पर्सनैलिटी इन 1917 में। ठीक है, अपॉन मीटिंग फ्यूचर सन इन लॉ, तो ये जब अपने दामाद से मिले तो उसके बाद से इन्होंने ये रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। इसीलिए ब्रिक्स और मायर्स, क्योंकि मायर्स है वो इनके जो सन इन लॉ है उनके नाम के पीछे उनका सरनेम था, तो इसीलिए इसको जो डॉटर है उसका नाम है इसेबल ब्रिक्स मायर्स। ठीक है, तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी। अब इसके बाद देखिए आप, ये 16 आपके टाइप्स हैं और ये आपके जो 4 हैं ये कैटेगरी हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग, सेंसिंग, इंट्यूशन, और ये टोटल 16 आपके पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये 16 पर्सनैलिटी के टाइप IESTJ, जिसका मतलब है यहाँ पर कि एक पर्सन है वो ई का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सट्रोवर्जन। एस फॉर बताएं भाई सेंसिंग, ठीक है, T फॉर थिंकिंग और यहाँ पर J फॉर जजिंग। तो ये पर्सन क्या होते हैं, यहाँ पर इन सब का मीनिंग बता रखा है कि एम्बिशन, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने वाले पर्सन होते हैं। यहाँ पर ये टोटल 16 टाइप्स हैं। ये टाइप्स आपसे नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट पूछा जाता है कितने टाइप्स पर्सनैलिटी के डेवलप किए इस थ्योरी में, तो 16 किए। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट इसमें MBTI है जो वो 4 वही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर काम करती है और ये स्विस साइकेट्रिक्स कार्ल जंग की थ्योरी पर बेस्ड है। यहाँ पर आपके जो 4 कैटेगरी हैं उनके बारे में बताया गया और 16 यूनिक टाइप डेवलप किए गए। तो अब आपको इसका देखिए कितनी जल्दी आपको जो थ्योरी है इसकी वो याद हो रही है, कितनी जल्दी आप इसको कवर कर पा रहे हो। ये फ़ायदा है नोट्स का। तो इस वीडियो के थ्रू ना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्लस में नोट्स का क्या क्या बेनिफिट है, ये दोनों चीज़ें मेरी क्लियर करना मेन मोटिव था। तो ब्रिक्स 5 फैक्टर में देखिए ये 5 फैक्टर है ब्रिक्स के जिनको हमने डिस्कस किया है, जो पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग है। इनको बिल्कुल अच्छे से हमने कर लिया, तो अगेन हम रिपीटेशन नहीं करेंगे भाई।
और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विसल ब्लोवर और लीडर के पास में कौन कौन सी 5 जो पावर्स है मेन होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन। इस पार्ट में इतना ही करेंगे बिकॉज काफ़ी लेंदी पार्ट आपका बन जाता है, ठीक है। अराउंड ये पार्ट आपका 43-45 मिनट्स के अराउंड हो गया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चे, उसमें हम सभी विसल ब्लोइंग की एक्टिविटीज़ और पावर्स को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है ये, आपको बुक्स में या आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी ये, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कब करते हैं आपको पता है कि जैसे ही हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है तभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, उसी में ही मैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, टिल देन स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी। और यस, अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे देन योर सक्सेस इज़ वेरी नियर अबाउट यू, यानी आप जल्दी से जल्दी आपकी जो सक्सेस है वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि सक्सेस आपकी मेहनत से ज़्यादा या आपकी मेहनत से बड़ी नहीं हो सकती। हर एक पर्सन, मेरा ये मानना है बच्चों कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है, वो पे ऑफ ज़रूर होता है, ठीक है। तो स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी, हार्ड वर्क करते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और बिल्कुल अच्छा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।